नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव पीसीएस और एकलव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जीएस में जो प्रीवियस ईयर के सवाल आते हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी आज हम श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम जियोग्राफी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद फिर हिस्ट्री में फिर एनिशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और फिर कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से जीएस में जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं उन सबको हम कवर कर लेंगे। ये सारे के सारे सवाल पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं साथियों, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं आते हैं तो इनमें से कोई भी ऐसा सवाल जो आपको नहीं आ रहा है उसको आप प्रॉपर नोट कर लीजिए, कि नोट्स बना लीजिए, बेहतर होगा। क्योंकि चाहे यूपी ट्रिपल हो या यूपी पीएससी हो, इनमें से दोनों ही आयोग जो हैं ये प्रीवियस ईयर को रिपीट करते ही करते हैं हर हालत में। आप चाहे तैयारी कर रहे हैं आरओ की, या तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की, या तैयारी कर रहे हैं वीडियो की, फॉरेस्ट गार्ड, पीसीएस, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप अगर पेपर उठा करके देखोगे तो उसमें आप ये पाओगे कि आपको प्रीवियस ईयर रिपीट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें हम इसको देखेंगे और ये सारे के सारे सवाल पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, वहीं से मैं इनको लेकर के आया हूं। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम यहाँ पे क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। देखिए पहला है, यहाँ पर आप इसको देख पाएंगे। अच्छा, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े महाद्वीप से मेल खाता है। मतलब इनमें से ये आपको ये बताना है कि एक तरफ लिखा हुआ है महाद्वीप, एक तरफ लिखा हुआ है उसका सबसे बड़ा देश, इनमें से कौन सा है जो मेल खा रहा है। बाकी कुछ ऐसे हैं जो इनमें मेल नहीं खा रहे, ठीक है, तो वो आपको इसमें से आंसर करना है। चलिए, और ये सवाल जो है साथियों वीडियो परीक्षा में पूछा जा चुका है, वीडियो एग्जाम में इसको बिल्कुल पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अच्छा, पहला है ऑप्शन एशिया। क्या एशिया का सबसे बड़ा देश इंडिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एशिया का साथियों सबसे बड़ा देश है, एशिया की यदि हम बात करेंगे तो निकल के आएगा चीन। चाइना एशिया का सबसे बड़ा देश है, ना कि इंडिया, तो पहला ऑप्शन कट जाता है। दूसरा देखें, अफ्रीका। अफ्रीका का बता रहा है कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसको बोलते हैं डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इस नाम से एक देश पड़ता है। कांगो है और उसके जस्ट बराबर में आपको मिलेगा रिपब्लिक ऑफ कांगो, डीआरसी करके। क्या अफ्रीका का सबसे बड़ा देश डीआरसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अफ्रीका का साथियों सबसे बड़ा देश है, यहां पे लिख देता हूं मैं, उस देश का नाम है अल्जीरिया। उस देश का नाम है साथियों अल्जीरिया। अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। फिर आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का क्या सबसे बड़ा देश यूएसए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है साथियों कनाडा, तो ये ऑप्शन भी कट जाता है। और अगर हम इसमें अंतिम प्रश्न देखें, जो अंतिम ऑप्शन है यदि हम उसको देखें तो अंतिम ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका का साथियों सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ये बिल्कुल सही जवाब है। तो साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऊपर वाले तीनों गलत हैं। वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल है, मतलब वीडियो में अच्छे लेवल के सवाल आए थे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बस थोड़ा जो है ट्यूशन पढ़ के चले गए और काम हो गया। अच्छे लेवल के सवाल हैं, और अब जो री एग्जाम होगा वीडियो का उसमें भी अच्छे सवाल आएंगे, ये बात आप समझ लो। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही बेसिक सा है। प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? यहां पर चाहे तो आप इसको कह लो ताजा जल, या फिर आप इसकी जगह एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हो, पीने योग्य पानी, पीने योग्य जल, यानी ऐसा पानी जो पिया जा सकता है, वो कितना है, ये आपको यहां पर इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, ऑप्शन है 30%, 0.3%, 0.3%, या 0.17%। साथियों लोअर पीसीएस एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है, अच्छा सवाल है, इजी भी है। जो भी हमारी ऑफलाइन क्लास के छात्र हैं वो बिल्कुल इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि मैंने करोड़ों बार इसको पढ़ाया है क्लास में, करोड़ों बार। चलिए देखते हैं जरा, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी उपलब्ध है, ताजा जल। चलिए पहले मैं आपको कुछ डेटा देता हूं। पृथ्वी पर साथियों जो जल है, अगर हम उसको मान लें कि धरती पर 100% जल है, 100% जो पानी मतलब जितना भी पानी उसे हम अगर 100% मान लें, तो जितना भी पानी इस धरती पर मौजूद है उसका
साथियों 97% पानी तो महासागरों में है। अब क्या महासागरों का पानी पीने योग्य है? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, महासागरों का पानी बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। महासागर का पानी किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार है, खारा जल है। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा यदि हम देखें तो साथियों 2% पानी जो है, ठीक है, 2% पानी जो है ये है आपका कहां पर, ये आपको मिलेगा आइस कैप्स जो होती हैं यानी ग्लेशियर्स। 2% पानी ग्लेशियर के रूप में जमा है। और साथियों 1% पानी है भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर जिसको हम बोलते हैं, ठीक, जो जमीन के नीचे से हम ट्यूबवेल, नल, मोटर, टिल्लू पंप, दुनिया भर की चीजें लगा करके निकाल लेते हैं, वो भूमिगत जल ही है। तो यदि हम इसमें देखें तो क्या ये महासागरों का जल ताजा है या पीने योग्य है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। महासागरों का जल तो कहीं से भी पीने योग्य नहीं है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल हट ही गया। अब इसके अलावा कितना बचा? तो इसके अलावा आप देखेंगे 2% तो ग्लेशियर वाला और 1% आपका जो ग्राउंड वाटर है ये, यानी इस धरती पर केवल साथियों 0.3% पानी ही पीने योग्य है। उसमें भी यदि हम देखेंगे तो हमारे पीने योग्य पानी तो केवल 1% ही है। अब आपको प्यास लगेगी तो क्या आप हिमालय भाग जाओगे? क्या किसी ग्लेशियर पर थोड़ी चले जाओगे? प्यास लगेगी तो वो आप ग्राउंड वाटर ही यूज कर रहे हो। अब प्रॉब्लम यह है कि ग्राउंड वाटर हम यूज तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो धरती में पानी जाने की दर है, निकालने की दर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो वापस धरती में पानी जाना चाहिए उसकी दर बहुत कम है। इसलिए लगातार ग्राउंड वाटर जो है गिरता जा रहा है। भारत के कुछ शहर जैसे चेन्नई, वहां पर ग्राउंड वाटर पूरी तरीके से समाप्त ही हो गया है। ये चिंताजनक बात है। हालांकि हम जिस जगह पे रहते हैं, मैं जहां रहता हूं, वहां पर पानी की कोई समस्या नहीं है। हम तो गंगा यमुना के क्षेत्र में रहते हैं, हमारे पड़ोस से बहती है काली नदी। हालांकि पानी थोड़ा गंदा है, लेकिन कोई बात नहीं, ग्राउंड वाटर को मेंटेन रखती है और यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी अगर जैसे ये दोहन लगातार अगर चलता रहा तो आप देखेंगे ऐसे क्षेत्रों में भी पानी की भीषण कमी हो जाएगी आने वाले समय में। लोअर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल चक्र में बादलों का गठन इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? बादल किस विधि से बनते हैं? तो इसको तो सीधे सीधे याद ही कर लो, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। बादल साथियों बनते हैं कंडेंसेशन से, और कंडेंसेशन को हिंदी में हम बोलते हैं संघनन प्रक्रिया। बादलों के बनने की प्रक्रिया होती है। हालांकि बादलों के भी काफी सारे प्रकार होते हैं। अगर मैं किसी दिन ज्योग्राफी क्लास लूंगा तो आपको समझाऊंगा बादल कितने तरीके के होते हैं। निम्बस क्लाउड होता है, क्यूमुलस निम्बस क्लाउड होता है, ठीक है ना, सिट्रस क्लाउड होता है। इस तरीके से बहुत सारे क्लाउड होते हैं, उनको हम जो है किसी दिन देखेंगे, चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उच्चतम पर्वत गैर एशियाई है? सवाल को देखिए ढंग से समझते हुए, पढ़ते हुए इसको हमें करना है। अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको यह बताना है इनमें से कौन सा जो उच्चतम पर्वत है वो एशिया में नहीं है, गैर एशियाई होना चाहिए, ठीक है, गैर एशियाई है। हालांकि मुझे सवाल में कुछ डाउट लग रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे गैर एशियाई ही हैं, ठीक है ना। लगता है सवाल में कुछ जो है यहाँ पे टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, है ना, क्योंकि इसमें अगर, चलिए फिलहाल हम इसको समझ लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन ए की, जो लिखा हुआ है कीलमंजारो, है ना, कीलमंजारो जो पर्वत है साथियों, ये कहाँ मिलेगा? फिलहाल आप इस सवाल को भी भूल जाइए, क्योंकि इसमें कुछ जो है कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रही है, अभी आपको भी समझ में आएगी। देखिए कीलमंजारो पर्वत कहाँ पर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कीलमंजारो जो पर्वत है साथियों, ये आपको मिलता है तंजानिया में, ये आपको मिलेगा तंजानिया। अच्छा, फिर आते हैं एल्ब्रुस पे। एल्ब्रुस की यदि हम बात करें तो एल्ब्रुस आपको मिलने वाला है रूस में, ठीक है। अच्छा, मैकिनले पर्वत की यदि हम बात करें कि मैकिनले पर्वत किधर है साथियों, तो ये आपको मिलेगा अलास्का, यानी अमेरिका, यूएसए। और यदि एकांकागुआ की बात करें यदि हम, तो एकांकागुआ जो पर्वत है साथियों, ये आपको मिलेगा अर्जेंटीना, यानी दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये हुए सारे के सारे पर्वत। माउंट किलिमंजारो है तंजानिया अफ्रीका में, मैकिनले अलास्का अमेरिका में, एल्ब्रुस रूस, और साथियों एकांकागुआ जो है अर्जेंटीना में। अब जब हम सवाल को देखें कि कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है, तो भैया मेरे को तो सभी इसमें, अगर
इसको हम मान लें ये एशिया में है तो बाकी सभी गैर एशियाई ही हैं। मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा करेक्शन यदि हम कर लें तो एशियाई हम इसमें अगर जोड़ दें तो फिलहाल हमें इसका सही आंसर मिल सकता है। अगर हम कह दें इनमें से कौन सा एशियाई है तो ऐसे में जो है एल्ब्रुस इसका सही जवाब हो सकता है, क्योंकि रूस जो है आधा एशिया में भी आता है और आधा यूरोप में भी रहता है, मतलब आधे से बहुत ज्यादा हिस्सा उसका जो है वो एशिया में ही है। तो इस तरीके से इसको माना जा सकता है। हालांकि ये सवाल गलत है और आयोग ने इसको हटा दिया होगा अगर इस तरीके से आया है तो, ठीक है ना। तो ये आप देख लो कौन सा पर्वत जो है कहां पर है, महत्वपूर्ण बात है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहां पर है? झरना कह लीजिए या इसको कह लीजिए साथियों जल प्रपात, एक ही बात है, पेपर में खूब पूछा जाता है। वाटरफॉल चाहे तो आप इसे कह लें झरना, चाहे कह लें इसको जल प्रपात। चलिए जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पर है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहां पर है साथियों? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा झरना है यह है एंजिल, एंजिल वाटरफॉल, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। और ऑप्शन है ये कहां पर है? कनाडा, गुयाना, वेनेजुएला या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा साथियों वेनेजुएला। वेनेजुएला इसका सही जवाब है। एंजिल वाटरफॉल वेनेजुएला में है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो एंजिल वाटरफॉल है ये चुरुम नदी पर है। चुरुम लिख देता हूं यहां पे, चुरुम नदी, चुरुम नदी पर ये आपको मिलेगा वेनेजुएला में एंजिल वाटरफॉल। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह किस देश में है? माउंट एटना, ठीक है, ये नाम आपने खूब सुना होगा, बहुत ही ज्यादा फेमस है, ऐसी कोई अजीब बात नहीं है जो आपने इसको ना सुना हो। फिलहाल लोअर पीसीएस एग्जाम में 2019 में पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन है पुर्तगाल, ग्रीस, स्पेन और इटली। तो देखते हैं साथियों इसका सही जवाब, आपने इतनी देर में लगा ही लिया होगा। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है इटली, ठीक है ना। इटली में मौजूद है माउंट एटना, ठीक। और माउंट एटना की यदि बात की जाए साथियों तो माउंट एटना को कहा जाता है, माउंट एटना जो है इटली में ही है। अच्छा एक चीज और समझ लो इसमें कि इटली में काफी सारे ज्वालामुखी हैं। जैसे इटली का एक बहुत ही फेमस ज्वालामुखी है जो मैं आपको बता देता हूँ। इटली का एक बहुत ही फेमस ज्वालामुखी है जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, इटली में मौजूद है, वो है माउंट स्ट्राम्बोली, ठीक है। माउंट स्ट्राम्बोली करके भी एक ज्वालामुखी है जो कि इटली में ही पड़ता है। इटली में एक द्वीप है सिसिली, वहां पर ये पड़ता है। और माउंट स्ट्राम्बोली जो कि इटली में पड़ता है इसको एक विशेष नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्राम्बोली जो है ये भी इटली में पड़ता है, माउंट एटना भी इटली में है, और स्ट्राम्बोली को क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। बेसिक सवाल है, कई बार पेपर में पूछा चुका है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, माउंट किलिमंजारो, अभी जस्ट हमने देखा था इसको, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि माउंट किलिमंजारो कहां पर है। अभी जब 4 ऑप्शन आए थे पर्वतों वाले तब हमने इसको देखा था। और साथियों मंडी परिषद एग्जाम जो भी कुछ दिन पहले हुआ था 2019 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है, आप देख लीजिए मंडी परिषद में, ठीक। ऑप्शन है इसके तंजानिया, कीनिया, इथोपिया और घाना। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि माउंट किलिमंजारो कहां पर है। माउंट किलिमंजारो साथियों तंजानिया में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है देखिए चकबंदी लेखपाल 2015 में आया हुआ प्रश्न है। सवाल है कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आग नहीं जल पाएगी? ऑक्सीजन के संदर्भ में बात कर रहा है ये। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर, या हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। थोड़ा अच्छा सवाल है, देखते हैं इसका सही जवाब। तो साथियों सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अग्नि के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आग जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो आग कभी भी नहीं लगेगी। तो अग्नि के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर किसी भी जगह पर ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम हो जाए, यदि 15% से किसी स्थान पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो वहां पर अग्नि नहीं जल सकती।
इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार जो है हमें ऐसा मतलब हमने वीडियोस वगैरह में देखा है कि जैसे कहीं आग लग जाती है ना, जैसे मान लो कि सिलेंडर में आग लग गई तो लोग क्या करते हैं, सिलेंडर के चारों ओर जो है कंबल लपेट देते हैं, गीला कंबल लपेट देते हैं या तौलिया लपेट देते हैं। इससे क्या होता है कि वो उस स्थान पर ऑक्सीजन को कम कर रही है, क्योंकि आपने जब कंबल उसके ऊपर लपेट दिया तो होगा ये कि ऑक्सीजन वहां पर आनी बंद हो जाएगी, और जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल वहां पे 15% से कम होगा वैसे ही उसकी आग अपने आप बुझ जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, अग्नि को ज्वलनशील होने के लिए कम से कम 15% से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? ऑप्शन है 1:5, 1:4, 2:3 या 2:5। गन्ना पर्यवेक्षक में केन सुपरवाइजर में पूछा गया सवाल है 2016 में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक, तो यदि हम देखें कि कितना परसेंट है इसमें, मतलब कितना भाग यहां पर पूछ रहा है, तो जिन लोगों ने भी इसका आंसर किया है ऑप्शन बी, वो सारे के सारे सही हैं। ठीक है ना? ठीक भाई, लगभग 20% ही तो है, 21% के आसपास मानते हैं, 20% के आसपास मानते हैं ना, तो 80 भाग हो गया अदर का, 20 भाग हो गया किसका? 20 भाग हो गया आपका जो ऑक्सीजन है। तो यदि अनुपात निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 1:4। ठीक है, इस तरीके से ही आ जाएगा। तो 1:4 इसका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए ओके। ठीक है, तो यदि इसका अनुपात निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 1:4, ऑप्शन बी। ठीक है ना, ध्यान रखना 1:5 नहीं होगा, 1:4 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है, वह कौन सा देश है? फिलहाल मैं आपको बता दूं, नदी तो इनमें से ज्यादातर देशों में है ही नहीं। ठीक है ना, सऊदी अरब में भी नहीं है, कुवैत में भी नहीं है, यूएई में भी नहीं है। ठीक है, और मैं अभी आपको अच्छा दिखा भी देता हूं कि इसका सही आंसर क्या है, या ये सवाल आपसे क्या पूछना चाहता है। फिलहाल पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं है। तो सबसे बड़ा देश अगर हमें बताना होगा साथियों, तो इसका सही जवाब होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में साथियों एक भी नदी नहीं है। जरा मैं आपको मैप पर दिखा देता हूं तो आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ एक भी नदी नहीं बहती है। चलिए देखते हैं जरा इसको। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा प्यारा भारत, सबको दिखाई दे ही रहा है। अच्छा, इधर आते हैं जरा इसको। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है अरब पेनिनसुलन यानी अरब प्रायद्वीप। और अरब प्रायद्वीप में यदि हम देखें साथियों, अगर मैं इसे थोड़ा जूम करूं तो यहाँ पर ये जो आप देश देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा देश आपको दिखाई दे रहा है, ये है सऊदी अरब। ठीक है ना? इसके आसपास कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? ओमन दिखाई दे रहा है, मैं अगर मैं जूम करूंगा आपको दिखेगा। इसके आसपास हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये पूरा सऊदी अरब। ठीक है, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है यमन, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ओमान, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। छोटे छोटे हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कौन सा देश कहाँ पर है। ये रहा कतर। तो देखो, नदी तो इस पूरी में आपको कहीं भी दिखाई देने वाली नहीं है। अच्छा, नदी हमें कैसे पता चलती है कहाँ पर है? तो मैप पर जहां कहीं भी आपको ग्रीन मतलब स्काई ब्लू कलर से अगर लाइन खिंची हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब है ये कि वो रिवर है। क्या इसमें कोई भी आपको स्काई ब्लू में लाइन दिखाई दे रही है? मैं जूम कर दूंगा तब भी आपको इसमें कुछ नहीं दिखने वाला। ये सब रेत ही रेत है, केवल रेगिस्तान है ये, केवल और केवल रेगिस्तान। तो यहां पर कोई भी रिवर आपको दिखने वाली नहीं है। और आपने देख ही लिया होगा, ये नाम लिखकर आ रहा है यहां पर सऊदी अरब, शायद आपको दिख रहा हो मे भी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक भी रिवर नहीं है। ठीक है, तो सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। बल्कि अगर हम इंडिया में अगर आ जाए तो इंडिया में आपको भरपूर नदियां दिखाई देती हैं। देखिए, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण नदियां दिखाई देता हूँ। ये लाइन आपको दिख रही है, ये एक नदी है। ठीक है ना, ये एक नदी है, इसमें आप आसानी से इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसको देख लो एक बार, ये तो बहुत ही फेमस है। तो ये जो आप देख रहे हैं साथियों, ये रिवर जो आपको इसमें दिखाई दे रही है, ये है रिवर गंगा। तो हमारे यहाँ तो खैर बहुत ही हम लोग लकी हैं कि हम भारत में हैं और यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, बल्कि सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। तो चलिए सवाल पे वापस लौटते हैं। तो सवाल है यहाँ पर, जिस ऐसा कौन सा देश है इसकी सीमा में एक भी नदी नहीं है? तो जवाब हो जाएगा सऊदी अरब। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है
ये पूछ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है कौन सा यूरोपियन देश है। चलिए तो देखते हैं जरा यूरोपियन देश। ऑप्शन है बुल्गारिया, सूडान, घाना, बेनिन या बुल्गारिया। ठीक है ना। और ये सवाल जो है साथियों वीडियो परीक्षा 2018 में जो सेकंड शिफ्ट है उसमें पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं। फिलहाल मैं आपको इसमें बता दूं कि इनमें जो है चाहे सूडान हो, चाहे घाना हो या बेनिन हो, ये तीनों जो देश हैं, मतलब ये वाले जो देश हैं ये आपके यूरोप से बाहर है। मैं भी आपको मैप पे भी दिखा दूंगा। फिलहाल जो इसका सही जवाब है साथियों ये है बुल्गारिया। बुल्गारिया एक यूरोपियन देश है, बाकी ये आपके यूरोपियन देश नहीं है। अगर आप चाहो तो मैप पर इसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे मैप पर यदि हम इसको देखें तो अगर मैं यहाँ डालूं, चलिए अगर मैं यहाँ डालूं तो ये देश मैंने डाला है यहाँ पर बेनिन, और बेनिन आपको मिलने वाला है कहां पर, बेनिन आपको देखिए लिखा हुआ है कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। यानी बेनिन आपको कहां मिलेगा साथियों, बेनिन आपको मिलने वाला है अफ्रीका में। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप आ गया, तो ये आपका अफ्रीका में है। चलिए और मैं आपको दिखा देता हूं, और देखो ये आ गया घाना, ये आपको दिख रहा है। चलिए ये आप देख पा रहे हैं, ये है घाना, तो ये भी अफ्रीका में है, ये भी यूरोप में तो नहीं है ना, तो ये भी हमारा ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये हुआ। एक ऑप्शन इसमें और था, चलिए एक ऑप्शन इसमें और था जो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, एक ऑप्शन क्या था उसको देख लेते हैं। चलिए तो घाना हमने देख ही लिया, बेनिन हमने देख लिया, एक ऑप्शन है सूडान, इसको भी देख लेते हैं कि क्या ये कहां पर है, यूरोप में तो नहीं है कहीं। चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा आपका, अगर मैं इसे जूम करूंगा तो आ जाएगा। चलिए ठीक है, घाना, देखो घाना हो ही गया। अच्छा सूडान को हमें देखना था, ओके सूडान पर आ जाइए। तो सूडान के अब दो हिस्से हो चुके हैं, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान, ये आप देख पाएंगे। चलिए मैं सूडान पे क्लिक कर देता हूँ, ये आप देख पाएंगे ये है साउथ सूडान, इसके ऊपर मिलेगा आपको सूडान। तो सूडान भी अफ्रीका में ही है, यानी ये यूरोप में नहीं है। यूरोप में हमें देश मिलेगा कौन सा, बुल्गारिया। ठीक है ना, तो इसके अनुसार ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है जिसकी सर्वाधिक सीमाएं हैं। बढ़िया सवाल है और ज्यादातर लोग इसका आंसर कर लेंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यदि हम देखें कि कौन सा है, ऑप्शन है चीन, कनाडा, ब्राजील और भारत, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों चीन। चीन बिल्कुल इसका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं चीन की सीमाएं कुल 14 देशों के साथ लगती हैं, और लगभग उन सभी देशों के साथ इसका सीमा विवाद है, उन सभी के साथ जिनके साथ इसकी सीमा साझा हो रही है। जरा हम देखें वो कौन कौन से देश हैं, तो आप देख सकते हो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है साथियों कि चीन की सीमा 14 देशों के साथ स्पर्श करती है। ये देश कौन कौन से हैं, पहला देश है उत्तरी कोरिया, फिर है रूस, फिर है मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। इन देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। बिल्कुल आप इन्हें याद कर लीजिए, हो सकता है पेपर में आ जाए कि इनमें से किस देश के साथ चीन की सीमा साझा नहीं होती। इस तरीके से पेपर में सवाल आ सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहें। ठीक है ना, फिलहाल आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए कि कौन कौन से देश हैं जिसके साथ सीमा साझा करता है चीन। इसको याद ही करना पड़ेगा। चलिए अगला देखिए, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है किस देश में स्थित है। तो वेनिस तो सबको पता है, वेनिस को हम बोलते हैं, ठीक है, वेनिस की यदि हम बात करें तो वेनिस को कहा जाता है नहरों और पुलों का देश। एक तरीके से यहाँ पे नावें ही नावें हैं वेनिस में। ठीक है, यहाँ पे सड़कें नहीं है, चारों तरफ जो है छोटी छोटी नहरें बनी हुई हैं, है ना, उन्हीं में लोग जो है अपना बोट से आते जाते हैं। कार वार यहाँ पे नहीं चलती हैं क्योंकि रोड नहीं है। तो वेनिस जो है स्थित है इटली में, बहुत ही फेमस शहर है। लोअर पीसीएस में पूछा गया पेपर, मतलब लोअर पीसीएस में आया हुआ एग्जाम, मतलब सवाल है 2019 में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ग्लेशियर एक्सप्रेस इनमें से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। चलिए देखते हैं ग्लेशियर एक्सप्रेस। ऑप्शन है आपके सामने अमेरिका, नॉर्वे, भारत या स्विट्जरलैंड। तो यदि हम बात करें ग्लेशियर एक्सप्रेस की, तो ग्लेशियर एक्सप्रेस जो है ये स्विट्जरलैंड की एक प्रसिद्ध रेलगाड़ी है, और बस नाम की ही एक्सप्रेस है, केवल नाम की एक्सप्रेस है।
करीब करीब 290 के मतलब करीब करीब 290 किलोमीटर की दूरी को ये 10 घंटे में तय करती है। तो बस नाम की एक्सप्रेस है ग्लेशियर एक्सप्रेस। अच्छा, ये जो ट्रेन है ग्लेशियर एक्सप्रेस, ये फेमस है अपनी रूट के लिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड के जिस रास्ते से होकर ये गुजरती है वो रास्ता बहुत ही सुंदर है, पहाड़ों से बर्फ से होकर जाता है। तो बस नाम की एक्सप्रेस है, ठीक है ना। तो आज के समय में इसका इस्तेमाल जो है स्विट्जरलैंड करता है एक टूरिस्ट ट्रेन के तौर पे। लोग इसमें बस घूमने ही आते हैं, 10 घंटे का बढ़िया लंबा समय मिलता है घूमने का, तो लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, ट्रेन की बात हो रही है तो जरा भारत की बात कर लेते हैं हम कि भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है। तो मैं समझता हूं सबको इसका जवाब पता होगा, ये है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस इसका नाम है। और विवेक एक्सप्रेस की यदि हम बात करें तो ये जाती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक की यात्रा करती है विवेक एक्सप्रेस। और ये दूरी कवर करती है करीब करीब 4247 किलोमीटर की। और 4247 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको करीब करीब 82 साढ़े 82 घंटे का समय लगता है। तो विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है, याद रखना, बेसिक सवाल है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है। ठीक है ना, बिल्कुल। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कुछ अनुसंधान संस्थान महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे चावल का है, गेहूं का है, मक्का का, ये पेपर में आते हैं। तो फिलहाल यदि हम ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है नैरोबी, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा इथियोपिया, चौथा है मनीला। ठीक है, और इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा फिलीपींस की राजधानी मनीला। मनीला में मौजूद है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। चावल की बात हो रही है तो अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र भी आप लोग देख लो, और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी आप, अच्छा चावल तो हो ही गया, चावल तो हो ही गया, और इसमें देख लो मक्का, अंतरराष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र। और ये दोनों ही, चाहे गेहूं की बात हो चाहे चावल की बात हो, ये दोनों के दोनों ही मौजूद हैं साथियों मैक्सिको में। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में आ सकता है। चावल वाला आपको पता चल गया, चावल वाला मनीला में, गेहूं का पूछे या मक्का का पूछे, अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र मनीला आपका मैक्सिको में, या अंतरराष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र वो भी मैक्सिको में है, याद रखें। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा इनमें से किन राज्यों से गुजरती है। जियोग्राफी का बहुत ही बेसिक और कोर ज्योग्राफी का सवाल है। लगभग लगभग हर व्यक्ति जब ज्योग्राफी पढ़ता है तो ये रट्टा मान लेता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। इसकी दुनिया भर की ट्रिक भी है, हो सकता है आपने याद कर ली हो, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास, गुजरात, झारखंड, असम या मिजोरम। और लोअर पीसीएस में साथियों पूछा गया सवाल है 2016 में। चलिए तो जरा हम देखते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। चलिए देखते हैं। तो चलिए यहां से शुरू करता हूं मैं इस कोने से। तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात से एंटर करती है राजस्थान में, राजस्थान से एंटर कर जाती है कर्क रेखा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से एंटर करती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आगे चली जाती है झारखंड, झारखंड से आगे बढ़ती है तो एंट्री कर जाती है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से आगे बढ़ती है तो त्रिपुरा, और त्रिपुरा से आगे बढ़ती है तो मिजोरम। ठीक है, ये वो राज्य हैं जहां से होकर के गुजरती है साथियों कर्क रेखा। इतने राज्यों से होकर गुजरती है। अब आप इस सवाल को देख लो एक बार कि किन किन राज्यों से गुजरती है। तो देखो गुजरात से गुजर ही रही है, झारखंड से गुजर ही रही है, ठीक है, और मिजोरम से भी गुजर रही है, लेकिन असम से नहीं गुजर रही है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 1, 2 और 4। और 1, 2, 4 जब ऑप्शन हो जाएंगे तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, याद रखना। कर्क रेखा की यदि बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, जो लगभग लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। ठीक है, भारत के पास पूरी धरती का कितना % जमीन है, ये पूछ रहा है। बेसिक सा सवाल है, लेखपाल में पूछा गया था 2015 में। और इसका सही जवाब आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता होगा, ऑप्शन है 3.4%, 5.4%, 4.4 या
2.4 और इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 2.4% के साथ भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना, यदि दुनिया के सबसे बड़े देश की बात की जाए तो वो है साथियों रूस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? एमराल्ड द्वीप समूह, एमराल्ड, ठीक है, या इसका एक नाम और भी आ जाता है साथियों, इसे बोलते हैं मरकत द्वीप। मरकत द्वीप के नाम से भी आता है, चाहे तो बोलो एमराल्ड या कह लो मरकत, दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो यदि इसका हम आंसर देखें क्या होगा, तो ऑप्शन है मालदीव, दमनदीव, लक्षद्वीप या अंडमान और निकोबार। ठीक है, और इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक, और भारत के प्रमुख द्वीप समूहों में शामिल हैं अंडमान और निकोबार। और भारत के जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, वो भी अंडमान निकोबार में ही है, जिसका नाम है बैरन। ठीक है, यहां आपको मिलेगा बैरन ज्वालामुखी, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कहां है, कैसा दिखता है, एक बार इस पे नजर डाल लेते हैं कि बैरन ज्वालामुखी आपको कैसा दिखेगा। चलिए मैं आपको मैप पर दिखाता हूं बैरन। चलिए बैरन आइलैंड देख लीजिए साहब, बैरन आइलैंड आपको मिलने वाला है अंडमान और निकोबार में। देखिए हम जूम करते हुए यहाँ पर, और बिल्कुल आपके सामने है बैरन आइलैंड, आप देख सकते हैं। ये निश्चित रूप से एक ज्वालामुखी आकृति है, और ये है बैरन, एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण भारत में। हालांकि ऐसा नहीं है कि अंडमान निकोबार में केवल एक ही ज्वालामुखी द्वीप है बैरन, नहीं, इसके अलावा एक द्वीप और भी है नारकोंडम, लेकिन नारकोंडम जो है वो मृत ज्वालामुखी है, या हम कहें सुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये सक्रिय है, और सक्रिय है तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ इमेजेस इसके हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये है बैरन ज्वालामुखी, ये देखिए चालू है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल चालू है, यहाँ पर आप देख पाएंगे इसको। ठीक है, बिल्कुल एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है बैरन। चलिए ठीक, ये, और ये आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। ठीक है, सवाल पर वापस लौटते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास, कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? ये देखिए, ये सवाल थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, शब्दों का थोड़ा हेरफेर होता है और लोग इसको जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं। जैसे अगर मान लो कभी आपसे ये पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताइए, भारत का, नॉर्मल उसने सवाल पूछा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत अगर आपसे पूछ रहा है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत आप क्या बताओगे? या मान लो अगर हम यही ऑप्शन रख दें, ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, तो साथियों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत अगर इस तरीके से सवाल आता है तो इसका जवाब हो जाएगा K2। K2 मतलब गार्डविन आस्टिन। ठीक है ना, ये है हमारा K2। ठीक, तो K2 या गार्डविन आस्टिन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहां पर पूछ रहा है, अच्छा अगर हम K2 की बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत तो है, ठीक है, जिसका एक अन्य नाम काराकोरम भी है। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत तो है, लेकिन ये भारत में मौजूद नहीं है। ये कहां मौजूद है? तो ये मौजूद है आज के समय में पीओके में। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान, अब पाकिस्तान ने वैसे तो जिंदगी कुछ उखाड़ा है नहीं, लेकिन बस ये है भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर बैठा है, आने वाले समय में बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा श्रीलंका की तरह। तो वो आज नहीं तो कल हम ले ही लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आज के समय में पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। कल जब हमारे में आ जाएगा तो हम शान से इसको अपना बताएंगे, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि पीओके में है K2। ठीक है, 8,611 मीटर इसकी करीब करीब ऊंचाई है। तो ये आपका पीओके में चला गया, तो है तो भारत का ही, लेकिन भारत में मौजूद नहीं है। अब यहां पर सवाल ये कर रहा है कि जो पूरी तरह से भारत में सबसे ऊंचा, अब वैसे तो सबसे ऊंचा K2 ही है, लेकिन K2 भारत में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसका जवाब होता है साथियों कंचनजंगा।
कंचनजंगा भारत में मौजूद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो कि आपको मिलेगा पूर्वी हिमालय में, सिक्किम में। सिक्किम राज्य में ये आपको मिलेगा कंचनजंगा। और कंचनजंगा की यदि ऊंचाई की बात करें तो 8,588 मीटर करीब करीब ऊंचा है। 8,588 मीटर करीब करीब ऊंचा है साथियों कंचनजंगा। नंदा देवी की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, और कामेट की बात करें तो ये भी उत्तराखंड में ही मौजूद है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में है और K2 मैंने आपको बता दिया पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, भारत का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे ज्यादा है? बहुत बढ़िया सवाल है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये सवाल 2016 में वीडियो परीक्षा में पूछा गया होगा तो ज्यादातर लोगों ने या तो इसको गलत कर दिया होगा या इसको छोड़े आए होंगे। ठीक है, और इस तरीके के जो सवाल होते हैं, या तो आपको देखो प्रॉपर आता है तब तो आप इसे करो, और नहीं आता है तो छोड़ दो, क्योंकि आयोग पेपर ऐसे सेट करता है कि आप पूरे में से पूरे ना कर पाओ, और वो चाहता भी नहीं है कि आप पूरे में से पूरे करें, आपको टॉप थोड़ी करना है। तो आयोग 2-4 सवाल ऐसे ढूंढ करके लाता है जो इतने कठिन होते हैं कि आपसे नहीं होंगे। उसी प्रकार का सवाल है ये। अगर आपको इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है तो या तो आप तुक्का मान लो, किस्मत बहुत बढ़िया है तुक्का सही चला जाएगा, लेकिन किस्मत खराब है तो तुक्का सही नहीं जाएगा, और ज्यादातर लोगों की किस्मत खराब ही है भारत में। तो यदि हम देखें इसका आंसर क्या होगा, तो इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात हो रही है। देखो साहब, समुद्र तल से ऊंचाई की यदि हम बात करें तो दार्जिलिंग की समुद्र तल से ऊंचाई है 2042 मीटर। ठीक है ना। अब ज्यादातर लोग जब सोचेंगे भी सबसे ऊंचाई की बात हो रही है तो या तो लगा देंगे दार्जिलिंग या लगा देंगे शिमला, क्योंकि यही तो ऊंचे हैं पहाड़ों पर। ऊटी के बारे में तो कोई सोचने वाला है नहीं, लेकिन जवाब इसका ऊटी ही है। ऊटी आप देखो 2240 मीटर ऊंचा है, शिमला 2202 मीटर ऊंचा है, और डलहौजी केवल 1970 मीटर ऊंचा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा साथियों ऊटी। ऊटी ऊटी कहां पड़ता है साथियों? ऊटी पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहां पड़ेगा? तो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर पड़ता है ऊटी, जिसका पूरा नाम है उडकमंडलम। उडकमंडलम जिसे हम शॉर्ट में ऊटी बोल देते हैं, वहां पर पड़ता है नीलगिरी में। बहुत ही शानदार पर्वतीय स्थल है ऊटी। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और समझ लो कि जब समुद्र तल से ऊंचाई की बात हो रही है तो ज्योग्राफी में एक सवाल और आता है। वो सवाल आता है ये कि बताइए भारत में समुद्र तल कहां से काउंट करेंगे। जैसे जब हम ये कह रहे हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई इसकी साहब 2240 मीटर है, तो ये ऊंचाई कहीं ना कहीं से मापी तो होगी हमने, तभी तो ये इतना ऊंचा हमने कर लिया। जैसे हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी 8,848 मीटर है, तो कहां से है? माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल पहाड़ के नीचे से है या कहां से है? तो ये ऊंचाई होती है साथियों समुद्र तल से। ऐसे मत सोच लेना कि माउंट एवरेस्ट बिल्कुल नीचे से लेकर के और ऊपर तक जो है 8,848 मीटर ऊंचा है, 8.5 किलोमीटर ऊंचा है, ऐसा नहीं है। ये ऊंचाई है समुद्र तल से, और भारत में समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई से। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में समुद्र तल कहां से मापा जाएगा? चेन्नई से। यानी जब हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, इसका मतलब है ये कि माउंट एवरेस्ट चेन्नई से अगर आप नापोगे तो 8,848 मीटर ऊंचा मिलेगा चेन्नई से। ठीक है, वो अपने तल से लेकर के और बेस तक, मतलब बेस से लेकर के ऊपर टॉप तक 8,848 मीटर नहीं है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? ये पूछ रहा है, चकबंदी लेखपाल में आया हुआ प्रश्न है। सवाल है यमुना से नहीं मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, देखो केन यमुना की सहायक नदी है, बेतवा यमुना की सहायक नदी है, और चंबल तो खैर बहुत ही ज्यादा फेमस है। चंबल जो है बहुत ज्यादा फेमस नदी है यमुना की। और चंबल की यदि हम बात करें तो चंबल इटावा के निकट यमुना में आकर के मिल जाती है। चंबल भारत की कुछ ऐसी नदियां जो साफ बच गई हैं उनमें से एक है चंबल। चंबल का पानी आज भी हम कहें तो थोड़ा बहुत पीने योग्य है। बाकी वास्तविकता की बात की जाए तो गंगा और यमुना का पानी भी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका है। चंबल कहीं ना कहीं इस पॉल्यूशन से बची हुई है। उसका रीजन है ये कि चंबल जिस क्षेत्र से होकर के बहती है वो क्षेत्र है रेवाइन यानी बीहड़, और बीहड़ में हमेशा राज रहा डाकुओं का, और डाकुओं का राज रहा, इस वजह से चंबल जिन इलाकों से होकर बही वो इलाके बन गए बीहड़। बीहड़ यानी डाकुओं की स्थली, और डाकुओं की स्थली बनने से उन बीहड़ों के किनारे या चंबल के किनारे कोई भी इंडस्ट्री कभी डेवलप हुई नहीं, और इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई तो वो गंदी होने से, पॉल्यूट होने से बच गई। यही कारण है कि हाँ अभी भी थोड़ी बहुत वो बची हुई है।
तो कहीं ना कहीं हमें डाकुओं को धन्यवाद देना चाहिए कि वो यहाँ आकर के बसे, वरना ये भी जो है पूरी तरह से नाश हो जाती गंगा और यमुना की तरह। अच्छा, तो चंबल की ये तो विशेषता है ही। इसके अलावा चंबल को हम क्या बोलते हैं? घड़ियाल नदी भी बोलते हैं। चंबल को क्या बोलते हैं? घड़ियाल नदी, ठीक है ना। हाँ, और उत्तर प्रदेश में ही घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो बनाया गया है वो चंबल नदी के क्षेत्र को ही बनाया गया है। चंबल काफी फेमस रिवर है। और मैं आपको बता दूं, कोटा जो है वो चंबल के किनारे ही बसा हुआ है, याद रखना। अच्छा सवाल है। राजस्थान का प्रसिद्ध कोटा शहर, जहां तैयारी होती है आईआईटी और नीट जैसी परीक्षाओं की। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर किसको बोलते हैं? ऑप्शन है दामोदर, हुगली, गोदावरी, स्वर्णरेखा। तो भारत का रूर किसको कहा जाता है? तो साथियों सबसे पहले आप ये समझो रूर क्या चीज होती है, क्या है ये रूर। देखो मैं आपको बता दूं, रूर नाम की एक जगह है जो पड़ती है जर्मनी में। कहां पड़ती है? जर्मनी में। और रूर जो जर्मनी में पड़ने वाला एरिया है, ये फेमस है कोयला के लिए, कोल के लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है। तो जब भी हमें किसी क्षेत्र को फेमस करना होता है तो हम उसे बोलते हैं रूर है ये साहब, है ना, भारत का रूर। ठीक है, चाहे जर्मनी के इस रूर से इतना कोयला ना निकलता हो जितना भारत से निकलता है, लेकिन जैसे अंग्रेजों की आदत रही है कि अपनी चीजों को जबरदस्ती बड़ा बना देते हैं, ये यूरोपियन लोगों का ये उनकी आदत है ये कि अपनी चीजों को जरूर जबरदस्ती घुसा देंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब हम पढ़ते हैं एनिशिएंट इंडिया तो वहां पर एक व्यक्ति का नाम आता है और वो व्यक्ति है सम्राट समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन, है ना। अब आप मुझे ये बताओ, तुलना जो है पहले वाले से होती है कि बाद वाले से होती है? एक्चुअल में बोलना चाहिए ये कि नेपोलियन है फ्रांस का समुद्रगुप्त, लेकिन नहीं। अब कहां समुद्रगुप्त, है ना, गुप्त वंश में, ठीक, गुप्त वंश की बात चल रही है आज से 2500 साल पहले की। और कहां नेपोलियन जो अभी अभी सन 1500 के आसपास आया है फ्रांस में। तो तुलना पहले वाले से करोगे ना, बाद वाले से थोड़ी करोगे। लेकिन इतने धूर्त थे अंग्रेज कि उन्होंने अपनी चीजों को, यूरोपियन कल्चर को हमेशा उन्होंने महान बताया। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं साहब भारत का नेपोलियन, है ना। यानी अगर आप समुद्रगुप्त को महान मान रहे हो तो जाने अनजाने आपने नेपोलियन को भी महान बना दिया। यानी आपके बच्चे जो समुद्रगुप्त को महान पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में ये भी आ गया कि हाँ भैया नेपोलियन भी महान था। जबकि ऐसा नहीं है कि नेपोलियन जीवन में कोई युद्ध हारा नहीं, बिल्कुल युद्ध हारा, ठीक है ना। लेकिन समुद्रगुप्ता अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा, तो वो वाकई में महान सम्राट था। लेकिन चूंकि हमारा इतिहास लिखा है अंग्रेजों के प्रभाव वाले व्यक्तियों ने, तो उन्होंने यूरोपियन कल्चर को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा और बोल दिया भारत का नेपोलियन। यानी अगर आपको समुद्रगुप्त को महान बताना है तो नेपोलियन को अनजाने अनजाने में महान बोलना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ है शेक्सपियर के साथ, जिन्हें कहा जाता है, मतलब ऐसा ही हुआ है कालिदास के साथ, जिनको कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। अब कहाँ कालिदास कहाँ शेक्सपियर, कोई तुलना ही नहीं। लेकिन ठीक है, अब ऐसे ही चल रहा है, मतलब चल रहा है तो चल रहा है, क्या ही कर सकते हैं इसमें। चलिए, तो भारत का रूर अगर हम बात करें तो जर्मनी का, मतलब रूर जो है जर्मनी का एक कोयला प्रदेश है। भारत की यदि बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला आपको कहां मिलेगा? तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला आपको मिलेगा दामोदर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला देखिए, इनमें से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर के बहती है? थार से होकर के बहती है, सावित्री, लूनी, मूठा या गिरना? चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा लूनी। लूनी साथियों एक अंतर्वाही नदी का उदाहरण है। अंतर्वाही नदी, अंतर्वाही नदियां क्या होती हैं साथियों? नदियों के प्रकार होते हैं, ठीक है। अंतर्वाही नदी होती है, पूर्ववर्ती नदी होती है, ठीक है। तो ये जो नदी है, या हम इसकी बात करें कि अंतर्वाही नदी क्या होती है, तो अंतर्वाही नदियां साथियों वे नदियां होती हैं जो समुद्र से नहीं मिल पाती, बल्कि समुद्र से पहले ही समाप्त हो जाती है, वो डायरेक्ट समुद्र में कभी भी एंटर नहीं करती हैं। तो उसी का एग्जांपल है लूनी। लूनी जो है साथियों ये निकलती है नागा पर्वत से। अब नागा पर्वत ये समझ लेना नागालैंड में है। नागा पर्वत आपको मिलेगा राजस्थान में, अरावली के आसपास का एरिया है, वहां से ये निकलती है और ये कच्छ के रन में विलीन हो जाती है, यानी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, कच्छ के रन में ही समाप्त हो जाती है। तो अंतर्वाही नदी का उदाहरण है साथियों लूनी। और अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित
मानसरोवर झील के निकट है, बताइए वे कौन कौन सी नदियां हैं। आबाकारी सिपाही की ऐतिहासिक भर्ती की भैया सवाल है, ऐतिहासिक भर्ती, आबाकारी निकलती नहीं है। आ गया तो ईश्वर की कृपा मानो, आबाकारी सिपाही जैसी भर्ती आ गई। 2016 में आई थी, अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है, पता नहीं कब तक हो पाएगा, हम भी नहीं जानते। तो खुद बाबा जी जानते हैं या ईश्वर जानता है, हम सब नहीं जानते। छोटी मोटी बातें हमारे समझ से बाहर हैं, ये बड़ी बड़ी बातें, छोटी मोटी क्यों, बड़ी बड़ी बातें हमारे समझ से बाहर हैं। चलिए, तो ऑप्शन देखिए, ब्रह्मपुत्र यमुना सतलज, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, ब्रह्मपुत्र यमुना सिंधु, या झेलम यमुना और सतलज। तो मैं आपको बता दूं कि 3 नदियां ऐसी हैं जो एक साथ निकलती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है सिंधु, उसके बाद है ब्रह्मपुत्र, और उसके बाद है सतलज। ध्यान रखना, इन तीनों का उद्गम मानसरोवर झील के पास ही है। ये तो बिल्कुल मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है। अच्छा, सतलज की हम बात करेंगे तो सतलज का उद्गम है राकसताल से, ठीक है। ये भी मानसरोवर झील के पास में ही है, कोई खास दूर नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ठीक। तो ये हुए साथियों हमारे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस, और मैं प्रयास करूंगा कि डेली मैं आकर के इस सवाल की श्रृंखला को आपके सामने जारी रखूं। और ये सवाल देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें कोई डाउट नहीं है भैया। इनको आपने लगा डाला तो मान लीजिए पेपर में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे ही आएंगे हर हालत में, क्योंकि प्रीवियस ईयर रिपीट होगा होगा होगा। मैं बोल रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, रिपीट होगा ही होगा। तो बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ लो। जो सवाल नहीं आ रहे हैं उनको आप नोट कर लो कहीं, और एग्जाम में जाने से पहले जब जीएस के रिवीजन की बारी आए तो एक बार इनको रिवाइज कर लेना। बहुत हद तक चांस है कि आपको ये पेपर में मिल जाए। चलिए, तो आज के लिए तय रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट से पूछो, मैं जरूर आंसर करूंगा। और कोई सलाह सुझाव हो, कुछ तारीफ बारीफ करनी हो मेरी तो कर देना, अच्छा लगता है, अपनी तारीफ सुन के सबको अच्छा लगता है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।